मूवी के पहले सीन में हमें एक टेप रिकॉर्डर दिखाया जाता है जिसमें रिचर्ड नाम का एक आदमी बता रहा होता है कि जापान की पहली रानी हिमिको के पास ब्लैक मैजिक की ताकत थी। लोगों को छूते ही वो मर जाते थे, इसलिए उसकी सेना के कमांडर को लगा कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो सब लोगों को मार देगी। इसी वजह से वो उसे जबरदस्ती समुद्र के बीच मौजूद एक आइलैंड पर ले गया और उसे जिंदा ही दफना दिया। तब से लेकर अब तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि वो आइलैंड कहाँ है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि उसने वो जगह ढूंढ ली है। इसके बाद हमें रिचर्ड की फोटो दिखाई जाती है और पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। अगले सीन में एक बॉक्सिंग मैच चलता है जहां लारा नाम की लड़की फाइट करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। उसके फ्रेंड्स उसे चाहे जितना भी सपोर्ट करें वो जीत नहीं पाती और आखिरकार मैच हार जाती है। लेकिन हारने के बाद भी वो ज्यादा टेंशन नहीं लेती, वो बस इतना कहकर छोड़ देती है कि अगली बार जीतेगी। इसका मतलब वो एक बहुत पॉजिटिव लड़की है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में पैसों की काफी दिक्कत होती है, इसलिए पैसे कमाने के लिए वो डिलीवरी का काम करती है। जब वो सारी डिलीवरीज पूरी करके डिलीवरी कंपनी के पास आती है तभी वहाँ दो लड़के उससे कहते हैं कि वो सब मिलकर एक गेम खेलने वाले हैं। उस गेम में कोई एक पेंट बॉक्स में छेद करके उसे साइकिल पर लगाकर तेज स्पीड में चलाने लगता है जब तक सारा पेंट नीचे गिरकर खत्म न हो जाए। अगर कोई उसे पकड़ ले तो वो विन होता है और उसे $5000 मिलते हैं। अगर पेंट खत्म हो जाए और फिर भी कोई उसे पकड़ न पाए तो पेंट बॉक्स लेकर चलने वाला ही जीत जाता है। सुनकर लारा कहती है कि वो भी इस गेम में शामिल होगी। अगले सीन में सब लोग गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पेंट बॉक्स में छेद करके उसे साइकिल पर लगाने वाली और कोई नहीं बल्कि लारा ही होती है और बाकी सब उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन लारा भी कम नहीं होती, वो साइकिल को बहुत तेज चलाकर गलियों के अंदर अंदर निकल जाती है जिससे कोई भी उसके पास नहीं आ पाता। इसी दौरान रास्ते में चलते हुए एक आदमी को देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है। हाँ, मूवी की शुरुआत में दिखाया गया रिचर्ड ही उसका पिता होता है। ध्यान भटकते ही लारा एक पुलिस कार से टकरा जाती है। इसी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसे रोड पर इलीगल गेम खेलने के आरोप में पकड़ा गया होता है। उसी समय ऐना नाम की एक लेडी आकर उसे छुड़वा लेती है। ऐना से हमें पता चलता है कि लारा कोई आम लड़की नहीं है। उसके पिता रिचर्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। लेकिन 7 साल पहले रिचर्ड अपनी बेटी को छोड़कर कहीं चले गए थे। चाहे जितनी भी तलाश की गई कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ गए। इतने साल तक न मिलने की वजह से सब यही मानने लगे कि वो मर चुके हैं। इसी कारण लारा भी ये मान बैठती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गुस्से में कहती है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, इसलिए उसे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तब एन उसे समझाती है कि अगर वो आकर पेपर्स पर साइन करके प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कराएगी तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इसके बाद लारा घर आकर इसी बारे में सोच रही होती है। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता रिचर्ड हमेशा काम की वजह से अलग अलग देशों में जाया करते थे। एक बार जाते समय वो लारा को उसकी माँ की याद के तौर पर एक खास $1 देकर जाते हैं। इसका मतलब उसकी माँ जिंदा नहीं है। अगले दिन लारा मान जाती है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कंपनी में आती है। जैसे ही वो पेपर्स पर साइन करती है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है कि उसके पिता रिचर्ड मर चुके हैं और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। तभी लॉयर बताता है कि रिचर्ड ने कहा था मेरे मरने के बाद ये मेरी बेटी को देना, और वो लारा को एक पजल देता है। ऐसे पजल सॉल्व करना उसके पिता ने ही उसे सिखाया था। लारा जैसे ही इसे सॉल्व करती है उसके अंदर उसे अपनी और अपने पिता की एक फोटो मिलती है। साथ ही उसके साथ एक की भी होती है। साथ में एक मैसेज भी होता है जिसमें लिखा होता है मेरे आखिरी जगह के पहले अक्षर। इसे देखकर लारा को याद आता है कि वो पहले अपने पिता के साथ एक महल जैसी घर में रहती थी। वो वहाँ पहुँचती है जहाँ उसके पूर्वजों की समाधि के साथ रिचर्ड की समाधि भी होती है। मैसेज में लिखा था कि मेरे आखिरी जगह का पहला अक्षर। इसका मतलब होता है कि समाधि के पहले अक्षर को देखें। समाधि पर उसके पिता का नाम लिखा है जिसका पहला अक्षर आर है। लारा जब आर प्रेस करती है तो की डालने के लिए एक जगह खुलती है। इसके अंदर वो अपनी प्राप्त की डालती है और उसे घुमाती है। ऐसे ही एक डोर खुलती है जिसके अंदर लारा अपने पिता का एक सीक्रेट ऑफिस पाती है। वहाँ रिचर्ड के अलग अलग नामों पर कई पासपोर्ट्स रखे होते हैं। वहीं उसे एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है। जब वो इसे प्ले करती है तो उसमें उसके पिता कहते हैं कि ये तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि मैं अब जीवित नहीं हूँ। वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया था लेकिन उसे वापस जिंदा करने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की। इसी दौरान मुझे जापान की पहली रानी हिमिको के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि हिमिको के पास मंत्र और मैजिक की इतनी ताकत थी कि वो लोगों को मार सकती थी, लेकिन शायद उसके पास मर चुके लोगों को जिंदा करने की भी शक्ति थी। इसलिए मैंने हिमिको पर और रिसर्च करना शुरू किया। तभी पता चला कि उसके सेनापति ने उसे पकड़कर चाइना के हांगकांग में मौजूद यामाताई नाम के एक आइलैंड पर जिंदा ही दफना दिया। मैं अब उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ से वापस नहीं आया तो मैंने हिमिको के बारे में जितनी भी रिसर्च की है तुम उन सबको जला देना। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर हिमिको लिखा हुआ था, जिसमें उसे एक टेप रिकॉर्डर, एक छोटा लॉकर और एक पेपर मिलता है। उस पेपर में लिखा होता है कि हांगकांग का लॉरेन नाम का एक शिप
शिप कैप्टन अपने जहाज में रिचर्ड को यामाटाई आइलैंड ले जा रहा है। ये पढ़कर लारा को थोड़ी खुशी होती है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसकी माँ की याद के तौर पर $1 दिया था। बिकाकर थोड़ा पैसा लेकर हांगकांग पहुंचती है, जहां जहाज ठहरता है। वहां वो लॉरेन नाम के व्यक्ति को ढूंढने लगती है, लेकिन उस जगह मौजूद ज्यादातर लोगों को चाइनीज के अलावा कोई भाषा नहीं आती होती। तभी इंग्लिश बोलने वाले 3 लड़के आते हैं और कहते हैं कि वो उसे लॉरेन दिखा देंगे, लेकिन वो उसे धोखे से पीछे ले जाकर उसका बैग छीनकर भागने लगते हैं। लारा भी हार नहीं मानती और उनका पीछा करके किसी तरह अपना बैग वापस ले लेती है। लेकिन जब वो लोग नाइफ दिखाकर उस पर हमला करने लगते हैं तो वो उनसे बचते बचाते एक बोट पर पहुंच जाती है। तभी अचानक एक आदमी आता है और शूट करके उन सबको भगा देता है। तभी लारा को पता चलता है कि वह जिस लूरेन को ढूंढ रही है वह यही आदमी है, लेकिन वह बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। इसलिए लारा उसके चेहरे पर पानी डालती है और उसे वह पेपर दिखाकर पूछती है कि मेरे पिता कहाँ हैं। तब लूरेन कहता है कि यह मैंने नहीं लिखा है, बल्कि मेरे पिता ने लिखा है। यहाँ के लोग मेरे पिता को भी लूरेन ही बुलाते थे, लेकिन कई साल पहले जो जहाज लेकर मेरे पिता निकले थे वे कभी वापस ही नहीं आए। तभी लारा को यह समझ आता है कि लूरेन के पिता भी 7 साल से लापता है, यानी इन दोनों के पिता उसी यामाटाई आइलैंड के लिए निकले थे। वे दोनों तभी गायब हुए थे जब वे उस द्वीप पर गए थे। अब लारा के पास उसके पिता के रिसर्च पेपर्स हैं, इसलिए उसे पता है कि वह यामाटाई आइलैंड असल में कहाँ है। जब लारा कहती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए तो लूरेन पहले राजी नहीं होता। वह कहता है जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, तो मैं उन्हें क्यों ढूंढूं। लेकिन इसी बीच लारा को पता चलता है कि लूरेन को पैसों की बहुत जरूरत है। जैसे ही लारा उसे पैसे देने का वादा करती है वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद समुद्र में उन दोनों का सफर शुरू होता है। उसी दौरान लारा यह सोचने लगती है कि उसे जो छोटा सा लॉकर पहेली वाला बक्सा मिला था उसे कैसे खोला जाए। असल में हिमिको की समाधि के पास भी बिल्कुल ऐसा ही एक बड़ा लॉकर है और यह छोटा वाला बस उसका एक सैंपल है। सफर के दौरान धीरे धीरे लूरेन मन ही मन लारा को पसंद करने लगता है। तभी लारा को मिला हुआ पुराना टेप रिकॉर्डर वह प्ले करती है। उसमें उसके पिता रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं, मैं ट्रिनिटी नाम की एक संस्था के साथ मिलकर हिमिको की समाधि को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर लारा सोचती रह जाती है और उसे अपने पिता की फिक्र होने लगती है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी लूरेन आकर उसे तसल्ली देता है। दोनों के बीच कुछ देर बातें होती हैं और फिर लारा सोने चली जाती है। लारा के सपने के जरिए हमें पता चलता है कि जब वह 14 साल की थी तब उसके पिता काम के सिलसिले में विदेश गए थे, लेकिन उसके बाद वे कभी लौट कर नहीं आए। तभी अचानक लारा की नींद खुलती है और वह देखती है कि वे एक भयानक साइक्लोन में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस यामाटाई आइलैंड को वे ढूंढ रहे थे वह उनके बिल्कुल सामने था। अब अपनी जान बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वे उफनती लहरों के बीच पानी में कूद जाएं, क्योंकि जहाज को उस तूफान के बीच ले जाना नामुमकिन है। लेकिन लारा कहती है कि उसे अपना बैग चाहिए और वह उसे लेने वापस जाती है। इसी हड़बड़ी में लारा और लूरेन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सच तो यह है कि उस वक्त लारा के लिए ठीक से खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, फिर भी वह किसी तरह खुद को संभालती है और पानी में कूद जाती है। लहरों से लड़ते हुए और तैरते हुए वह आखिरकार यामाटाई आइलैंड के किनारे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह किनारे पहुंचती है कोई उसके सिर पर वार करता है और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक टेंट में पाती है। वहां उसके सामने वोगेल नाम का एक व्यक्ति खड़ा होता है। लारा जैसे ही अपना बैग ढूंढने लगती है वह बैग वोगेल के पास होता है। फिर वह कहता है, मेरा नाम वोगेल है, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी भी तुम्हारी तरह 2 बेटियां हैं और मुझे भी उन्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। इसके बाद लारा अपने बैग में उस किताब को ढूंढती है जो उसे मिली थी, लेकिन वोगेल उस किताब को अपने हाथ में लेकर कहता है, यही वह किताब है जिसकी मुझे तलाश थी। इस किताब में तुम्हारे पिता रिचर्ड ने हिमिको की समाधि के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा है, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी उसने यह नहीं बताया कि यह किताब कहाँ है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया और अब तुमने खुद वह किताब मेरे पास लाकर दे दी है। यह सुनकर लारा को बहुत गहरा शौक लगता है। जब वह टेंट से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ पहाड़ों को ब्लास्ट किया जा रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर पैटनाम नाम की कंपनी का नाम लिखा होता है। इतना ही नहीं, उस जगह पर लोगों से जबरदस्ती मजदूरी कराई जा रही होती है। उन्हीं लोगों के बीच लारा को लूरेन भी दिखाई देता है जो अभी तक जिंदा है। जब वोगेल की टीम उन सभी लोगों को दूसरी जगह ले जा रही होती है तब लूरेन लारा को बताता है कि वोगेल ने ही उसके पिता को मारा था और यहाँ के लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा था। इधर वोगेल को रिचर्ड की उस किताब की मदद से वह माउंटेन मिल जाता है जहाँ हिमिको की समाधि हो सकती है और वो वहाँ खुदाई का काम शुरू करवा देता है। वोगेल का तरीका बहुत क्रूर है। जैसे ही उसे लगता है कि कोई इंसान अब उसके काम का नहीं रहा या काम नहीं कर पा रहा, वह उसे
उसे सीधे गोली मार देता है। खतरे को भांपते हुए लूरेन लारा से कहता है तैयार हो जाओ, और वह मौका मिलते ही वोगेल के एक आदमी पर हमला कर देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर लारा वहां से भाग निकलती है। वोगेल की टीम उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन लारा नदी के पानी में छलांग लगाकर उनसे बच निकलती है। वोगेल चिल्लाकर कहता है उसे छोड़ना मत। इधर लारा नदी के तेज बहाव में बह रही होती है और तभी उसे दिखता है कि आगे एक वाटरफॉल है। उसी झरने के मुहाने पर एक बहुत पुराना टूटा हुआ एरोप्लेन फंसा हुआ था। झरने से नीचे गिरने ही वाली होती है कि वह बहुत मुश्किल से उस जहाज को पकड़ लेती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह जगह जहाज भी धीरे धीरे टूटने और नीचे गिरने लगती है। लारा किसी तरह हिम्मत जुटाकर जहाज के अंदर पहुंचती है और सबसे पहले अपने बंधे हुए हाथों को आजाद करती है। तभी उसे वहां पैराशूट दिखाई देता है और जैसे ही वह जहाज नीचे गिरता है, लारा वो पैराशूट खोल लेती है और सही सलामत जंगल में लैंड कर जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लैंडिंग के दौरान उसके पेट में एक लोहे का टुकड़ा घुस गया है। असहनीय दर्द के बावजूद वह खुद को संभालती है और किनारे पर आकर देखती है। वहां उसे लूरेन का जहाज पूरी तरह तबाह मिलता है, यानी अब वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रात होते ही जब वह एक पहाड़ी के नीचे थकी हारी सो रही होती है, तभी वोगेल का एक आदमी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वह लारा को पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लारा भी कम नहीं थी। वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। लारा एक फाइटर है, इसलिए वह उस आदमी से डटकर मुकाबला करती है और उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। लेकिन लारा को ऐसा करते हुए कोई देख लेता है और वहां से भागने लगता है। लारा उसका पीछा करती है, लेकिन वह व्यक्ति एक रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है और रस्सी को भी ऊपर खींच लेता है। लारा हार नहीं मानती और चट्टानों के सहारे ऊपर चढ़ती है। जब वह ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड है। लेकिन रिचर्ड को यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी सच में वहां आई है। उन्हें लगता है कि यह उनका कोई हेलुसिनेशन है, इसलिए वे उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। जब लारा अपने पिता को उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों के बारे में बताती है, तब रिचर्ड को यकीन हो जाता है कि यह सच में उनकी बेटी लारा ही है। 7 साल बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं और भावुक हो जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड अपने पास मौजूद थोड़े बहुत सामान का इस्तेमाल करके लारा के पेट के चोट का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ वोगेल को उस पहाड़ के अंदर एक खास दरवाजा मिल जाता है। वह तुरंत किसी को फोन करके जानकारी देता है कि हमें वह दरवाजा मिल गया है। अगले दिन जब लारा की आंख खुलती है तो वह अपने पिता से पूछती है कि आप वापस क्यों नहीं आए। तब रिचर्ड उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। मैं और वोगेल इस हिमिको की समाधि को ट्रिनिटी नाम की संस्था के लिए ही ढूंढने आए थे। मुझे लगा था कि अगर उसकी समाधि मिल गई तो उसकी काली शक्तियों की मदद से मैं तुम्हारी माँ को दोबारा जिंदा कर पाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ट्रिनिटी वाले हिमिको की इन शक्तियों का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर राज करने के लिए करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें रोकने का फैसला किया। मैंने खुद को छिपा लिया ताकि उन सबको यही लगे कि मैं मर चुका हूँ और बिना मेरी उस किताब के उन्हें कभी हिमिको की समाधि नहीं मिलेगी। तभी लारा उन्हें बताती है कि आपकी वह किताब अब वोगेल के पास है। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सारी रिसर्च जला देना। लारा दुखी होकर कहती है कि उसने यह सब सिर्फ उन्हें ढूंढने के लिए किया था और वह वादा करती है कि वे दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। इसके बाद लारा अपना धनुष और बाण उठाती है और वोगेल के ठिकाने की तरफ रवाना हो जाती है। उसका मकसद वोगेल के पास मौजूद सैटेलाइट फोन को हासिल करना है ताकि वे मदद बुला सकें। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, लारा सबसे पहले एक गार्ड को मारकर लूरेन के पास पहुंचती है और उसे बंदूक देकर कहती है कि वह इन कैदी लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाए। लूरेन गन हाथ में लेते ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे वोगेल के आदमियों और लारा लूरेन के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। इसी लड़ाई के बीच लारा फुर्ती से वोगेल के टेंट में घुसती है और सैटेलाइट फोन उठाकर भागने ही वाली होती है। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है। वह देखती है कि रिचर्ड उस रहस्यमयी दरवाजे हिमिको की समाधि का द्वार को देख रहे हैं जो वोगेल को मिला था। दूसरी तरफ लूरेन ने लगभग सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया है, लेकिन वह लारा को इस खतरे में छोड़कर अकेले जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर जैसे ही रिचर्ड उस दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, तभी वहां वोगेल आ जाता है और रिचर्ड को मारने लगता है। वह कहता है मैं तो समझ रहा था कि तुम इतने सालों पहले ही मर चुके हो, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। अब तुम्हें मेरे लिए यह दरवाजा खोलना ही होगा। उसी पल लारा वहां पहुंचती है तो वोगेल रिचर्ड की कनपटी पर बंदूक तान देता है और लारा को धमकी देता है अगर यह दरवाजा नहीं खुला तो मैं तुम्हारे पिता को अभी मार दूंगा। अपने पिता की जान बचाने के लिए लारा चिल्लाती है रुको, मेरे पिता को कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए यह दरवाजा खोल दूंगी। इसके बाद लारा उस दरवाजे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगती है। वह उस छोटे लॉकर पहेली वाले बक्से का इस्तेमाल करती है जो उसे बोट पर सफर के दौरान मिला था और उसे खोलने का प्रयास शुरू करती है। वह लॉकर बिल्कुल वैसा ही था जैसा लारा को बोट पर मिला था, बस आकार में वह बहुत बद्धा था। यहाँ लारा की बुद्धिमानी साफ दिखाई देती है। वह उस बेहद कठिन और पेचीदा लॉकर को महज कुछ ही सेकंड्स में खोल देती है। जैसे
जैसे ही दरवाजा खुलता है उन्हें अंदर जाने के लिए गहराई में उतरना होता है। वोगेल के आदमी पहले लारा को एक रस्सी से बांधकर नीचे भेजते हैं। जब यह पक्का हो जाता है कि नीचे कोई तुरंत खतरा नहीं है तो वोगेल और उसके साथी भी नीचे उतर आते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते ही उन्हें पुराने स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। तभी वोगेल का एक आदमी गलती से फर्श की एक टाइल पर पैर रख देता है। पैर रखते ही एक भयानक ट्रैप चालू हो जाता है और वह आदमी बेरहमी से मारा जाता है। यह देखकर वह सब चौंक जाते हैं। लारा सोचती है कि उन तराशे हुए चेहरे के पास ही कोई राज छिपा है। जैसे ही वह खोजती है उसे एक पत्थर मिल जाता है जिसे वह उस होल में डालती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। वह हार नहीं मानती और बाकी चेहरों के पास भी तलाश करती है। उसे अलग अलग पत्थर मिलते हैं। वह एक एक करके सबको परखती है पर कुछ काम नहीं करता। तभी लारा अपना दिमाग लगाती है और 2 पत्थरों को एक साथ उस सुराख में डालती है। ऐसा करते ही जादुई तरीके से दरवाजा खुल जाता है और फर्श का गिरना रुक जाता है। सब सुरक्षित बच जाते हैं। अब उनके सामने एक भव्य मंदिर जैसा स्थान है। यही वह जगह है जहाँ हिमिको की समाधि है। दूसरी तरफ बाहर किनारे पर लूरेन बाकी लोगों से कहता है कि मैं लारा को ढूंढने अंदर जा रहा हूँ। वहाँ मौजूद मजदूर भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें भी वोगेल से बदला लेना है। सभी लोग लूरेन के साथ लारा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जब वोगेल और लारा मंदिर के अंदर बढ़ते हैं तो उन्हें और भी डेड बॉडीज मिलते हैं। असल में वे शव हिमिको की सेना के वफादार सिपाहियों और सेनापति के थे जिन्होंने अपनी रानी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपनी जान दे दी थी। तभी उन्हें हिमिको की समाधि दिखाई देती है, लेकिन वहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को गौर से देखने के बाद लारा को असली सच्चाई समझ आती है। लारा कहती है हिमिको को यहाँ जबरदस्ती लाकर जिंदा दफन नहीं किया गया था, बल्कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लोग मरें, इसलिए उसने खुद को दुनिया से अलग करने के लिए आत्म बलिदान दिया था। यह सुनकर रिचर्ड वोगेल को चेतावनी देते हुए कहते हैं इस कब्र को मत खोलो, यह कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। एक बात भी न सुनकर उसके लोगों से समाधि खुलवाकर देखी जाती है। जब समाधि खोली जाती है तो शुरू में हिमिको का शरीर बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन सैकड़ों सालों बाद जैसे ही इस शरीर को हवा छूती है वैसे ही जो जैसा था वैसा ही धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसके बाद जब 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके शरीर को उठाने की कोशिश करते हैं तो वह शरीर अपने आप उठकर खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक खास तरह का मैकेनिज्म लगाया गया होता है और जो व्यक्ति सबसे पहले उस मरे हुए शरीर को छूता है उसके हाथ में जख्म हो जाता है और उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है, बीमारी फैलने लगती है। उस संक्रमित व्यक्ति को देखकर लारा और रिचर्ड तुरंत समझ जाते हैं कि हिमिको के पास कोई काला जादू नहीं था, बल्कि उसके शरीर में एक जानलेवा वायरस था। वह जिसे भी छूती थी वह मारा जाता था। वोगेल बिना देर किए उस संक्रमित आदमी को गोली मार देता है और हिमिको की एक उंगली काटकर उसे एक कवर में रख लेता है। इसी बीच लारा वोगेल की टीम पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और वोगेल के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक और गार्ड जो संक्रमित हो चुका था रिचर्ड पर हमला कर देता है। रिचर्ड उसे किसी तरह गोली मारकर खुद को बचाते हैं। इधर लारा अपने पीछे आ रहे सुरक्षा गार्ड को एक ट्रैप में फंसाकर मार देती है और वापस अपने पिता के पास पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर लारा को गहरा सदमा लगता है। झगड़ा के दौरान उसके पिता रिचर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। रिचर्ड दर्द भरी आवाज में कहते हैं लारा अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम वोगेल को उस वायरस के साथ इस द्वीप से बाहर जाने मत देना, मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा, तुम यहाँ से भागो। लारा को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह सीधा वोगेल के पास पहुंचती है और उससे लड़ने लगती है। लारा उस सीढ़ी को नीचे गिरा देती है ताकि वोगेल यहाँ से बाहर ना निकल पाए। वोगेल को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वह लारा को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ रिचर्ड उन बॉम्ब्स को उठा लेते हैं जो वोगेल की मरी हुई टीम के पास पड़े थे और एक बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं। जैसे ही धमाके की आवाज सुनकर वोगेल का ध्यान भटकता है, लारा मौका पाकर उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच हाथोपाई होती है और लारा झपटकर वोगेल की जेब से वह हिमिको की उंगली निकाल लेती है। लारा वह संक्रमित उंगली वोगेल के मुंह में ठूंस देती है जिससे वह तुरंत इन्फेक्ट हो जाता है। लारा उसे नीचे खाई में धक्का देकर मार देती है। इसके बाद वह एक लंबी छलांग लगाती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जैसे ही वह पूरी जगह गिरने लगती है, लारा जान लगाकर भागती है और एक रस्सी थामकर ऊपर चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ लूरेन को लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया है और शायद लारा अब जिंदा नहीं बची। वह बहुत दुखी होता है। तभी उसे पत्थर के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी जल्दी पत्थर हटाकर देखता है तो उसे लारा सही सलामत मिल जाती है। लूरेन उसे खींचकर बाहर निकालता है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। ये वही हेलीकॉप्टर था जिसे वोगेल ने दरवाजा मिलने की खबर देकर बुलाया था। लारा और लूरेन उसी हेलीकॉप्टर पर कब्जा करते हैं और उस खतरनाक आइलैंड से हमेशा के लिए निकल जाते हैं।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि लारा आखिरकार कागजात पर साइन कर देती है और अपने पिता की सारी संपत्ति अपने नाम कर लेती है, लेकिन वह यह भी कहती है कि बिजनेस आप ही संभालिए। इसके बाद जब वह जाने लगती है तो उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। उस किताब में लिखा होता है कि उसकी संपत्ति में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं। तभी उसका ध्यान पेंटा नाम की एक कंपनी पर जाता है। उसे याद आता है कि जब वह आइलैंड पर थी तो उसने एक बॉक्स पर भी पेंटा लिखा हुआ देखा था। उसने जिस कंपनी का नाम देखा था वही कंपनी यह होती है। इसलिए लारा एक बार फिर अपने पिता के सीक्रेट रूम में आती है और वहीं ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में खोजबीन शुरू करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पेंटा कंपनी का ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन से गहरा कनेक्शन है, यानी पेंटा उसकी ही कंपनी है और इतने दिनों से उसका बिजनेस आना ही संभाल रही थी। अब लारा को यह भी समझ आ जाता है कि आना भी ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि लारा इस ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन को रोकने का फैसला करती है और यहीं पर यह पूरी मूवी खत्म हो जाती है।